वेलकम बैक। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड पार्ट है और हमने लास्ट के दोनों वीडियोस में इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में ओम्स लॉ के से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, फिर सेकंड पार्ट में हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, है ना। फिर अब थर्ड पार्ट में रेजिस्टेंस से के कम्बिनेशंस को हम देखेंगे, यानी रेजिस्टेंस के ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, है ना। तो हम एक सिस्टम्स को देखेंगे कि ये किस तरीके से कनेक्टेड होता है। जैसे आप घरों में देखते हो कि कहीं घरों में क्या होता है कि बड़ा सा अगर हॉल है तो एक पंखा, ऐसे फैंस इस तरीके से होते हैं और ये यहाँ कनेक्टेड होते हैं। तो कभी कभी ये तरीका होता है उन्हें कनेक्ट करने का, है ना। और आप शादियों में वो अपने घरों में दिवालियों में देखते होगे कि जो बड़ी बड़ी लड़ियाँ लगती हैं जिसमें आपकी लाइट या ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। एक लड़ी ऐसे लगी हुई है, फिर दूसरी ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है ना, ऐसे लगी हुई है। तो ऐसे रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है और इन सभी का फाइनली कितना रेजिस्टेंस वगैरह आता है, ये सारी चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहला आपका तरीका है कि ये देखो, दो तरीके से ये कंबाइन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक ऐसे हो, फिर दूसरा, फिर उसी के एंड से अगला कनेक्टेड हो, है ना। तो एंड बाय एंड कनेक्शंस इसके आपके हो सकते हैं। ये एंड टू एंड कनेक्शंस भी हो सकते हैं, या तो फिर हमारे पास दूसरे तरह का कनेक्शन ये हो सकता है कि भाई सारे स्टार्ट एक जगह पे हैं, सारे एंड एक जगह पे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर ये एक तरीके का सांप है तो इसका ये हेड ले लो, ये टेल ले लो, तो अगला इस तरीके से कनेक्टेड है और ये फिर ऐसे ले लो, फिर अगला ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये ऐसे। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल का मतलब ये सारे लोग पैरेलल ही जाएंगे, जैसे एक है और ऐसे गया, है ना। दूसरा इसके ऐसे पैरेलल चला गया, तीसरा इसके ऐसे पैरेलल चला गया, चौथा भी आप ले लो, चौथा भी आया और इसके ऐसे करके पैरेलल चला गया। तो ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब सारी एक सप्लाई है, यहाँ से पानी आ रहा है, वाटर का सप्लाई हो रहा है और वो इक्वली डिवाइड हो रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से हम इसे समझेंगे, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बड़े डीप में देखने वाले हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा है रजिस्टर्स इन सीरीज़, है ना। आपका पहले टाइप का है रजिस्टर इन सीरीज़, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हम सीरीज़ को देखेंगे और हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं और करंट की सप्लाई थ्रू आउट द सर्किट किस तरीके से होती है, ठीक है। तो एक सर्किट मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे ऊपर हमारे पास था एक सर्किट, उसको फिर से बनाते हैं। एक रेजिस्टेंस लेट से ये है, फिर दो है, फिर तीन है। मान लिया मैंने तीन का ही कम्बिनेशन लिया, आप कितने का भी कम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक बैटरी मैंने जोड़ दिया ताकि आपकी करंट की सप्लाई होती रहे, है ना। और उसके अलावा मैं कुछ जोड़ूँ या ना जोड़ूँ कोई ख़ास उसमें फ़र्क होता नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इन्होंने कुछ जोड़ा है या नहीं जोड़ा है ना। तो इन्होंने कुछ खास ऐसा जोड़ा नहीं है। वोल्ट मीटर, अमीटर और की जोड़ी है। तो आप चाहे सर्किट में इसे दिखाएं या ना दिखाएं, इनसे कुछ खासा यूज़ नहीं पड़ना है ना। तो हम इसमें अमीटर जोड़ देते हैं, है ना। लेट से हमारा अमीटर कनेक्टेड है। अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है बताओ। अमीटर विच मेजर्स एम, एम मतलब एम्पियर, है ना। और ये हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है, ये अपना याद रखेगा। सीरीज में लगता है, सीरीज का मतलब उसी लाइन में लगेगा। देखो एमीटर को उसी लाइन में लगा दिया। और वोल्ट मीटर क्या होता है, जो क्या मेजर करता है, वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे लगता है, सीरीज के पैरेलल में लगता है, सॉरी कॉम्बिनेशन के आपके पैरेलल में लगता है। जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ऐसे लगाएंगे और इस तरीके से लेके जाएंगे। तो ये देखो थ्रू आउट के कैसे है, इस पूरे के कैसे है, पैरेलल में, इस पूरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। लेट्स से हम देखो हमारा, मैं आपको मैच कराता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन हम किसकी लेके चल रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज़ की कॉम्बिनेशन लेकर के चल रहे हैं, है ना। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो कि जो टोटल ये वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज मान लिया कि यहाँ से ये बैटरी V वोल्टेज सप्लाई कर रही है। V वोल्टेज यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक इसमें डिवाइड होगा कुछ वोल्टेज, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मान लो तुम्हारे पास एक टॉर्च का सेल है, मान लिया आपके पास सेल लगा हुआ है, ऐसा सेल लगा हुआ है। तो उससे अगर आप एक बल्ब जलाओगे तो वो कुछ बहुत ज़्यादा रोशनी देगा। और उसी से कनेक्ट तुरंत साथ में ही एक और बल्ब कर दोगे तो दोनों की रोशनी कम हो जाएगी। और तुरंत एक और कर दोगे तो क्या होगा, रोशनी और कम हो जाएगी, है ना। हमने क्या करा कि सीरीज़ में हमने देखा कि ये जो वोल्टेज होता है ना, वो टोटल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें टोटल होगा क्या कि लेट से टोटल वोल्ट जो आ रही थी वो V वोल्ट थी।
तो मान लिया इसमें कितना चला जा रहा है, हमारा V1 चला जा रहा है, क्योंकि इसे 1 से दिखा रहा है, V1 चला जा रहा है। इससे कितना चला जा रहा है, V2 चला जा रहा है। इससे कितना चला जा रहा है, V3 चला जा रहा है। तो टोटल आपका जो V हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा प्लस का V2 हो जाएगा प्लस V3 हो जाएगा। अब ओम्स लॉ से तुमने क्या सीखा है, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR, है ना। तो हम वही लिखते हैं, V इक्वल्स टू इसको हमने लिखा IR, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे क्या, IR1, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, ठीक है। प्लस IR2 इसको लिखेंगे हम, प्लस IR3 हम इसको लिखेंगे। और यहाँ जो ये R है ये ओवरऑल R है, कि मान लो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होता, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ईजी लगेंगी, ठीक है। सो अब तुम्हारे माइंड में ये डाउट आ सकता था कि भाई R1 R2 R3 हुआ है, तो I1 I2 I3 क्यों नहीं हुआ है ना। तो ये समझो कि आप समझो कि I को हमेशा मैंने आपको बोला इस चैप्टर में लेके चलना कि I क्या है, आपका करंट है। अब मान लीजिए करंट मतलब वाटर का सप्लाई, समझ लो कि इस तरीके से करंट आया था आपके पास, और पानी की सप्लाई की तरीके से सोचो कि एक पाइप के थ्रू यहाँ से ये जा रहा है, पानी ऐसे जा रहा है। तो जब पानी यहाँ पे जाएगा तो जितना पानी इससे फ्लो होगा उतनी ही पानी इससे फ्लो होगा, उतनी ही पानी इससे फ्लो होगा, है ना। मान लो एक पाइप था, तो पाइप के इस सेक्शन से इस सेक्शन से इस सेक्शन से इक्वल पानी फ्लो होगा, और वो आकर के फिर यहाँ पे फिर से जुड़ जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो अगर I करंट आ रहा था तो इससे भी I करंट ही जाएगा, इससे भी I करंट ही जाएगा, इससे I करंट ही जाएगा। तो हमें ये पता चला कि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, पर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सो उसी को हम यहाँ पे वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मान लो कोई ज़्यादा वाट का है तो वो ज़्यादा करंट ले लेगा, बल्ब बड़ा बल्ब है, और कोई छोटा है तो छोटा सा लेगा, समझ रहे हो आप, है ना। तो ऐसे होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें आई। अब इन तीनों में, इस पूरे में देखो, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो तीनों में आई जो है वो आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो ये टोटल आपका आ गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यानी कि इन जनरल मैंने तुम्हें क्या बताया कि लेट्स से कि अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारे पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, R1 है या R2 था या R3 था, है ना, और ऐसा कॉम्बिनेशन है ये बैटरी से आपके कनेक्टेड था, है ना, और इस तरीके से कुछ भी और कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे कनेक्टेड है। तो इन तीनों को हटा करके इनका कुछ अपना रेजिस्टेंस है। मान लो इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 7 हो गया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों को एक तरीके से हम माने कि इन तीनों को हटा करके इसके इक्विवेलेंट कोई रेजिस्टेंस लगानी है, तो हम कितने रेजिस्टेंस का लगाएंगे। भाई बैटरी को क्या पता, बैटरी यहाँ से सप्लाई कर रहा है, बैटरी को क्या पता कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो इन तीनों के एक बराबर का रेजिस्टेंस जानेगा ना। अब इसको जा करके ये इंसान जा करके चेक थोड़ी करेगा, तो इसे बस बताना है आ करके कि भैया ऐसा है कि इतना रेजिस्टेंस है, ये तुम्हें काम करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। एक अगर रजिस्टर हम लगा दें तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीरीज़ में कितनी आ रही थी, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ रहा था, R1 प्लस R2 R3। अगर एक और रेजिस्टेंस होता तो प्लस R4 हो जाता है एंड सो ऑन, है ना। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 7 कितना हो गया, 12। तो एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं जिसका कितना है, 12 है ओम, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ये तुम्हें दिया होता है कि ये वोल्ट है, 24 वोल्ट की बैटरी है, तो बताइए कि करंट की सप्लाई कितनी करेगी, I कितना होगा, कैसे निकालते हैं। V = IR, V कितना है आपका 24, I कितना है, I नहीं पता है, R कितना है 12, तो I = आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। सॉल्व कर लोगे 2 एम्पियर आ गया। तो ये तो है आपका जब आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन रहेगा। अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज़ तुम्हें समझ में आ गया पूरा, प्रूफ भी कैसे करेंगे वो भी आ गया, V = V1 V2 V3। हाँ क्या हुआ, तो डेरिवेशन क्या हुआ इसमें, V = हमने सिंपल ऐसे ही लिखा है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, V = ऐसे लिखा, फिर सभी की वैल्यूज़ डाल दी, और फिर जो कैंसिल आउट हो रहा था उसने कैंसिल आउट कर दिया, कुछ टफ था ही नहीं, ठीक है।
अब इस पे देखो, यही यहाँ पे भी एक क्वेश्चन वो करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं, यानी अगले पार्ट पे जो है हमारा रजिस्टर्स इन पैरेलल पे। तो पैरेलल की कुछ देखो, पहले पहचानना सीखना कि ये सीरीज़ कनेक्टेड है या पैरेलल। तो देखो, अगर सारे ही एक एंड जो है वो एक जगह पे कनेक्टेड है और दूसरे एंड दूसरे जगह पे कनेक्टेड है, तो वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कई सारी कम्बिनेशन तुम्हें मिल सकती हैं। पैरेलल हो गया, ठीक है ना, सीरीज़ हो गया। तो रेजिस्टेंस में पैरेलल में हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी तरीके से निकालें। तो आप ये सोचो कि अगर आपकी पानी की इस बार सप्लाई, जैसे करंट को हमने क्या माना है, एक वाटर का सप्लाई माना है, एक वाटर का जेट माना है, तो पानी इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इन सबको मत देखा करो, वोल्टेज को अभी मत देखो, ये सारी चीज़ें हैं। तो पानी अगर आ रहा है, तो अगर यहाँ पे जंक्शन पे जाएगा तो क्या एक ही बराबर पानी तीनों में जाएगा या तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब मान लो अगर अगर 10 लीटर का पानी है तो जाएगा तो 10 लीटर का पानी इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से जाएगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये 10 लीटर जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से मानते हैं ये आई, वेरी गुड। तो आई का पानी आ रहा था, तो लेट से इसमें I1 गया, इसमें चला गया आपका I2, इसमें चला गया आपका I3, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपका। तो यानी कि आपको क्या मिला, I इक्वल्स टू क्या मिल गया, I1 प्लस का I2 प्लस का I3, ठीक है। ये बातें आपकी। अब ओम्स लॉ क्या कहता है बताइए, V इक्वल्स टू, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं V ओवर का R। अब तुम समझना सारी चीज़ें। I1 है, जो पैरेलल होता है तो पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। अभी मैंने पहले बताया था ना सब उसमें कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसमें से भी V ही करंट जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना है, V ओवर का R2, वोल्टेज सेम ही रहेगा, प्लस V ओवर का R3। बस आपको यही याद रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो तीनों में क्या कॉमन है, V कॉमन है, काट दिया। तो 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो सेम वही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने करा था, उस क्वेश्चन को अगर तुम दोबारा करोगे, है ना, ये क्वेश्चन करा था तो 237 लिया था हमने, है ना। तो 237 भी इस बार फिर से हम लेते हैं, या फिर उससे इजी लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो। तो लेट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, है ना, और लेट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हमने ले लिया लेट से 6 ओम, ठीक है। और ये इस तरीके से गया, और यहाँ पे ये बैटरी आ गई, और ये यहाँ पे लेट से एम्पियर आ गया, है ना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो आप मुझे बताइए कि ये आपका इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ कि इसका 24 वोल्ट है ना। तो आप बताइए कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक तो मुझे बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और दूसरा बताइए कि कितने करंट की सप्लाई होगी बैटरी के द्वारा। चलो तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंसेज हैं। तो 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/6। ये नीचे आ गया 20, कितना आ जाएगा, 4 और 6 का कितना, 12 आ जाएगा। तो 12 लिख दिया, 4 3 जा 12 हो गया, और 6 2 जा, तो ये आ गया 5/12। बट ये 1/R इक्वल्स टू आया 5/12, तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12/5। तो 12/5 ये आपका सही आंसर है निकालने का, ठीक है। अब करंट पूछ रहा है, तो करंट के लिए आपको पता है, क्या पता है, कौन सा फॉर्मूला। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना। तो 24 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका I इंटू 12/5, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 इंटू 5/12, तो ये 2 हो गया, तो यानी कि आ गया 10 क्या, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर 3-4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, अगर इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं तब तो आप कर लेते, अगर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं अगर, तो कर लेते हैं, कुछ नहीं करना होता, 1/R3 प्लस 1/R4 कर लेते हैं बस। हाँ, लेकिन देखो एक इजी मेथड मैं और बताता हूँ। अगर दो ही रेजिस्टेंसेज हैं और तुम्हें एकदम सॉल्व करके नहीं दिखाना, तुम्हें क्विक सॉल्व करना है, तो अगर दो रहते हैं तो डायरेक्टली क्या क्या करो, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये आता है 6 इंटू 4 ओवर का 6 प्लस 4,
देखो 12 ओवर का कितना, ये 6 4 कितना होता है 24, तो 24 ओवर का कितना आ गया 10, यानी कि आ गया 12/5। तो अगर दो रेजिस्टेंसेस, देखो ये 12/5 है, 12/5 यहाँ भी आया, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उन्हें जल्दी से क्या करना, R1 इंटू R2 करना, ओवर का R1 प्लस R2 कर देना। कोई से भी, कोई से का भी आ जाएगा अगर दो हैं, ठीक है। हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसी में से निकला है 1/r, यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा R2 प्लस का R1 ओवर का R1 R2, यही तो होता है इसमें। तो 1/r है तो R उल्टा कर देंगे तो R1 इंटू R2 ओवर का R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो ये जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट में। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें कम्बिनेशंस लेंगे, है ना। एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, फिर यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे है 5, यहाँ पे है आपका 10, ये गया हुआ है। और यहाँ पे लेट से हमने एक कोई सा भी वैल्यू ले लिया, लेट से हमने 25 ले लिया, मुझे नहीं पता अभी क्या आंसर्स आएंगे ना, 25 वोल्ट ले लिया। अब इसको हमें पूरी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है और आप ट्राई कीजिए और बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। चलो तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। सबसे पहले ये दोनों किस्में हमें पहचानना होगा, ये दोनों किस्में हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में, ये दोनों भी हैं पैरेलल में। तो पहले एक इनको थोड़ा सा सॉल्व करके बनाते हैं। तो इसके थ्रू हमने क्या बनाया कि ये हमारा गया और 4 और 6 पैरेलल में थे, तो इनका आप अपने मेथड से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 4 इंटू 6 ओवर का 4 प्लस 6 यानी कि 24 बाई कितना आया 10, यानी कि यह आ गया आपका 12/5। तो एक रेजिस्टेंस इन दोनों से हटा करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस इसे कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी 12/5, ठीक है। आगे दूसरा एक रेजिस्टेंस 2 का लगा हुआ है, तीसरा 5 और 10 का लगा हुआ है, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 5 इंटू 10 ओवर का 5 प्लस 10 यानी कि 50 ओवर का 15, यानी कि 25 ओवर का 3, सॉरी 10 ओवर का 3, 10 ओवर का 3। तो यहाँ एक और लगाते हैं रेजिस्टेंस, और जिसकी वैल्यू क्या है 10 ओवर का 3। तो ये कितना है 12/5 है। अब ये सारे किस में हो गए, हमारे सीरीज़ में हो गए, है ना। तो यहाँ हमारा 25 वोल्ट है, तो ये सारे सीरीज़ में हो गए, तो इनको जोड़ दो। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो I इक्वल्स टू हमें निकालना था, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V/R। V है आपका 25 और R कितना हो जाएगा 2 प्लस 10/3, 10/3 प्लस 12/5 प्लस 2/1। इसको आप सॉल्व करें ना, नीचे आपका नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आपका ऐसे 15 आ जाएगा इसका, और 3 5 जा 15, 5 10 जा 50 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 12 3 जा 36 और 1 15, 15 2 जा हो जाएगा 30। यही आया ना आपका। तो 50 और 60 110 16 116, तो 116 और ये 65, ये हाँ, तो ये ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। ये करंट का सप्लाई ये बैटरी करेगा, ये करंट की सप्लाई करेगा बैटरी, ठीक है ना। अब ये करंट यहाँ जाएगा तो ये दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर ये करंट आगे जाएगा, फिर ये करंट आगे यहाँ से जाएगा, फिर ये दो पार्ट में आपका स्प्लिट होगा, है ना। यहाँ तक की चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी लॉजिक पे आपका ये क्वेश्चन था, 12.8 था, इसे भी आप ट्राई कीजिएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सीरीज़ और पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद से उसके करंट को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है इसमें, है ना। और 12.9 क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। 2 को आपको इस तरीके से यहाँ पैरेलल लगा दिया, 3 को पैरेलल लगा दिया, और वैल्यूज़ उनकी देखिए ये अलग अलग दे दी गई है, और ये बैटरी बता दिया गया है कि यह है 12 वोल्ट का। तो आपको करंट वगैरह निकालना है ना। ये इजी क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके इससे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा होगा हीटिंग इफेक्ट पे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आप जनरली देखते हो कि जब भी किसी वायर से अगर आपका करंट फ्लो करता है, तो कभी अगर टच किए होगे अगर, तो वो आपको काफ़ी हीट लगा होगा, मतलब गर्म लगा होगा कि काफ़ी गर्म है। हीटिंग इफेक्ट करंट के कारण से होता है, उसी के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात कि छोटे छोटे टर्म्स पहले जानते हैं कि पावर क्या होता है। तो हमारे पास आसपास भी कहा जाता है कि भाई इस पर्सन के पास या इस लड़के के पास बड़ा पावर है।
पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वो ज़्यादा है ना। इसे कहते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, इसे कहते हैं। अब इसमें हम इसका डिफिनीशन के साथ साथ इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो P इक्वल्स टू होता है हमारा V इंटू आई, ठीक है। P इक्वल्स टू वी आई, ये हमारा फॉर्मूला चलता है किसका, पावर का। सो अगर हम वोल्टेज को करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, पावर आती है, जिसका हम एक बार यूनिट देख लेते हैं। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट, इंटू एम्पियर, आई का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर ये इसकी यूनिट होती है, लेकिन इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था तो उनके नाम पे हम इसे देते हैं वॉट। तो अगर कोई आंसर 5 आ रहा है, 5 पावर का आंसर 5 आ रहा है तो उसे हम लिखेंगे 5 वॉट। जैसे मान लो अगर वोल्टेज की वैल्यू 2 है और करंट की वैल्यू 5 है तो टोटल 10 आ गया, तो 10 हम ऐसे W लिख दे देंगे, तो 10 वॉट इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पावर ही हमें अगली एक चीज़ बताता है जो होता है हीट। सुनो, अगर मान लो कि कोई वायर से कितनी देर तक कोई करंट या कोई चीज़ फ्लो हुई है तो वो टाइम डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा टाइम तक वो फ्लो करेगा उतना ज़्यादा उसमें हीट जनरेट होगा। तो हीट क्या होता है, हीट होगा हमारा कि पावर इनटू टाइम। पावर तो उसमें था और कितने टाइम तक वो फ्लो किया है ये डिसाइड करेगा आपका हीट, कि कितना हीट होगा वो अपैरेटस जो है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर को क्या हम लिखते हैं, वी आई इंटू टी। तो यानी हो गया वी आई टी, सॉरी वी आई है ना, वी आई टी। तो ये क्या होगा, वी आई टी। अब आपने सुना होगा ये कॉलेज का भी नाम है, वी आई टी है ना, वी आई टी कॉलेज वेलोर में है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी आई टी, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब सिंपली वी इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आई आर हम लिख देते हैं वी को, और ये आई आपका बाहर पड़ा हुआ है और टी पड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग से क्या होगा, ये आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका हीट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये हीट होता है कि कितनी ज़्यादा टाइम के लिए जा रहा है, उसके कारण से भी हीट हम कर सकते हैं। तो हमें देखो क्वेश्चन में वोल्टेज दिया होगा और करंट दिया होगा तब भी हम निकाल सकते हैं, और अगर करंट दिया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा तब भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है, और V इक्वल्स टू और क्या हम लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो आई आर इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर आर। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है ये सारी चीज़ें, तो आप इनको लिख सकते हो ना, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी। तो आपको जो वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग से आप आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप किसी के भी कॉम्बिनेशंस को आप देख सकते हैं। अब 12.10 और 12.11 के बेसिक क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा मैं इसको खाली ग्लिम्स दे देता हूँ। इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम करता है, पहले गिवन लिखो, कंज्यूम क्या करता है 840 वाट, 840 वाट, वाट दे दिया यानी कि ये क्या दिया है, पावर दिया है। पावर कितना दिया है 840 when heating is at maximum rate and 360 watt when heating is at minimum। तो मैक्सिमम पे है इतना और मिनिमम पे कितना है 360 वाट पावर, है ना। बोल रहा है कि द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना बता रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। सो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों ही केसेस में क्या है वो बताना है। तो पहले केस को लेके चलते हैं मैक्सिमम वाला, है ना। तो ऐसा कोई बताओ जिसमें P आता हो, V आता हो और I आता हो। तो क्या होता है P कोस टू क्या होता है वी आई होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। इसमें हमें P पता है, P हम क्या रखेंगे 840 रखेंगे, V पता है V कितना है 220 वोल्ट है, और I हम निकाल लेंगे, I कोस टू क्या हो जाएगा P ओवर का V, ठीक है। और दूसरी कंडीशन फिर हम रखेंगे, दूसरी कंडीशन में हम P क्या रखेंगे 360, तो 360 इक्वल्स टू V क्या रखेंगे 220 रख देंगे इंटू I रख देंगे, तो यहाँ पे हमें I निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने तरफ से ट्राई करेंगे। इसमें सिंपली आपको क्या दे दिया है, जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, हीट की। H इक्वल्स टू था ना P इंटू टी, यानी कि वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड को हम जूल भी कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं जूल, उनके नाम पे दिया गया, तो वॉट सेकेंड को जूल भी कहते हैं। हाँ, अरे अभी हमने पढ़ा ना हीट क्या था, पावर कितने टाइम तक जा रहा फ्लो हो रहा था, वो हमारा हीट डेवलप कर रहा था। P को हमने पढ़ा था VI भी, तो VIT हमने कॉलेज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, आपको H गिवन है 100, फिर उसके बाद से प्रोड्यूस और ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस,
तो टाइम दे रहा है कि टाइम बोल रहा है 1 सेकेंड है, और रेजिस्टेंस कितना बोल रखा है कि 4 ओम। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें R आ रहा हो, V आ रहा हो, T आ रहा हो। हीट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। P क्या था, V इंटू आई इंटू टी। पर मुझे I तो नहीं पता, हमें R पता है। तो V इंटू आई को तुम R के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू होता है IR। तो I इक्वल टू क्या हो गया, V ओवर का R। दोनों तरीके से, या तो यहीं से तुम इन दोनों को कैलकुलेट करके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग से I निकाल लो और वो उठा करके इसमें रख दो। समझ रहे हो? तो तुम I इक्वल टू वी ओवर का R आ गया, तो यहाँ लिखोगे इंटू वी ओवर का R इंटू टी। ये आपका H की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें तुम्हें सारी वैल्यूज पता है, V नहीं पता है। तो H इक्वल टू हो गया था यहाँ पे वी स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो यहाँ से V कितना हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा H इंटू R ओवर का T। देख रहे हो, R इधर चला गया और टाइम डिवाइड में आ गया। तो V कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एच आर ओवर का टाइम। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। फाइनल पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास हमारे घरों में जनरली सप्लाईज दी जाती है 220 वोल्ट की, है ना, लेकिन हम अलग अलग अप्लायंसेस अलग अलग वॉट के खरीदते हैं। ठीक है, कुछ 2 ओम के होते हैं, कुछ 3 ओम के होते हैं, कुछ 5 ओम के होते हैं ना। तो इन्हीं के थ्रू फ्यूज़ यूज़ करते हैं। देखो होता क्या है कि मान लो ये वायर है और यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा ना टीवी लगा हुआ है जो हमारा करीबन 1 लाख का है। तो यहाँ से अगर करंट आ रहा है और लेट्स से कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है या करंट सडन से किसी कारण से बढ़ गया, है ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या था, IR था। तो सिंस अगर मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो कभी अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट मान लो ज़्यादा हो गया और ये अप्लायंस मान लो कि तुम्हारा 5 एम्पियर तक ही ये बियर अप कर सकता था। ठीक है, मान लो 5 एम्पियर तक करंट है, तब तक ये टीवी सही चल सकती थी। अब सडन मान लो 7 एम्पियर का करंट आ गया और तुमने पढ़ा है H इक्वल टू क्या था, I स्क्वायर RT था, यानी कि करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। करंट जरा सा बढ़ेगा तो हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिख रहा है तुम्हें। तो हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो टीवी जो है वो जल जाएगा। पहले सुनने में अक्सर आता था कि इसका फ्रिज जल गया, टीवी जल गया, है ना, ऐसे आते थे सुनने में। तो मान लो टीवी तुम्हारा 1 लाख का ख़राब हो जाए, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही इसी सर्किट में एक छोटा सा इस तरीके से फ्यूज़ लगा देते हैं। ठीक है, तुम्हें फ्यूज़ दिखा भी देता हूँ मैं। इस तरह का फ्यूज़ होता है, ये देखो, ये फ्यूज़ है आपका, देख रहे हो, इस तरह का फ्यूज़ होता है। तो हम सर्किट में फ्यूज़ भी रख सकते हैं। अब अगर हमने क्या करा कि फ्यूज़ अगर हमारे पास आ गया है तो अगर उसका हमने बता दिया कि भाई 5 एम्पियर का है, लेट्स से ये भी हमने 5 एम्पियर का रख दिया, तो अगर करंट ज़्यादा सा भी बढ़ी 7 एम्पियर तक गया तो ये बहुत ही पतले वायर का होता है और करंट ज़्यादा बढ़ेगा तो ये वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे इसमें इस तरह का एक वायर होता है और इस तरह का पूरा सर्किट होता है। ठीक है, तो करंट इसमें जैसे आएगा और करंट अगर बढ़ गया तो ये वायर क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये है, और यहाँ से ये वायर आया और ये वायर टूट गया तो यहाँ से आपका टीवी लगा हुआ था, टीवी तक करंट ही नहीं जाएगा, टीवी पे करंट ही नहीं जाएगा तो वो ख़राब ही नहीं होगा। तो हमने 2 रुपये का ना फ्यूज़ ही लगा दिया 1 लाख का टीवी बचाने के लिए, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट था, सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है फ्यूज़। मैं यहाँ देखता हूँ फ्यूज़ का प्राइस देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, अच्छा 100 रुपये का भी दिखा रहे हैं। ये 100 रुपये का ही बहुत ही स्टैंडर्ड होगा। ये 5 रुपये 10 रुपये ऐसे ही आ जाता है, सस्ता आ जाता है। 5 रुपये 10 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 का भी आ जाएगा सिंपल, है ना, सस्ता आता है। तो इस तरीके से हमारे अप्लायंसेस बच सकते हैं। अब फाइनल चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो पावर है घर में, हमारी रेटिंग्स आती हैं। जैसे इस समय हम कह रहे हैं ना कि 7 रुपीज़ यूनिट चल रहा है, 8 रुपीज़ यूनिट है, घर पे हमारे बिजली का बिल आता है, वो बिल कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। तो ये देखो P इक्वल टू क्या था, VI था, है ना। इसी को हम क्या लिख सकते थे, पावर को I स्क्वायर R लिख सकते थे। मैंने बताया ना, V को लिख दो I बाई R और इसमें I का मल्टीप्लाई है तो I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। इसी को हम V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं, क्योंकि I को तुम क्या लिख सकते हो, V बाई R लिख सकते हो, तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। अब 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू
क्या था, V इंटू आई था, V का क्या था, वोल्ट था, I का एम्पियर था, तो यानी कि 1 वोल्ट एम्पियर था। ठीक है। लेकिन 1 यूनिट का क्या मतलब होता है, वन जैसे हम कहते हैं ना 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, 1 यूनिट का मतलब होता है कि अगर कोई 1 किलोवाट का, है ना, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, है ना, तो 1000 वाट का या फिर 1 किलोवाट का कोई एप्लियंस है, वो 1 आवर तक चलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम कि ये 1 यूनिट है, ये कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं हम, कमर्शियल यूनिट की। क्या बोला मैंने, जैसे तुम्हारे इमर्शन रॉड्स आते हैं जो पानी गर्म करता है ना, ये सब, तो ये अराउंड 1000 वाट के होते हैं। तो अगर आपके 1000 वाट आप समझ रहे हो ना, तो 1000 वाट का, जैसे पंखा जनरेट 30 या 40 वाट का होता है, बल्ब आपका 5 वाट 10 वाट के होते हैं, है ना। तो अगर 1000 वाट का कोई अप्लियंस है और उसे 1 आवर तक चला रहे हैं, आवर को अगर सेकंड मिनट में बदलोगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी इतने सेकंड्स तक अगर चलता है तो इसे कहेंगे कि हम 1 यूनिट है। और 1 यूनिट यानी इसका 7 रुपये, जितना भी प्राइस होगा, जनरल 7 रुपीज़ है, तो 7 रुपये आ जाता है। कमर्शियल 11 रुपये लगता है, लेकिन 7 रुपये मान के चलते हैं कि 7 रुपये प्राइस आ जाता है। तो ये इसका कन्वर्ट करने का है। अब इसको और इजी लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 हो गया, फिर 3 0 इधर और 2 0 इधर, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 0, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶। इसका क्या था, वॉट था, इसका क्या था, सेकंड, तो वॉट सेकंड। ठीक है। अब वॉट सेकंड को क्या कहते हैं हम, वॉट सेकंड को ही तो जूल कहते हैं, तो यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना यूनिट होती है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कमर्शियल यूनिट। यानी कि तुम्हें बस ये याद रखना है कि कमर्शियल यूनिट का मतलब है, कोई अगर 1 किलोवाट का अप्लियंस है, वो 1 घंटे तक जलेगा, तो आपका 1 यूनिट का खर्चा आ जाएगा। आपके घर में अगर इमर्शन रॉड जो 1000 वाट का होता है, वो 1 घंटे तक तुम लगा करके छोड़ दोगे, तो तुम्हारा 7 रुपये का बिल आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये आपके थ्रू आउट चैप्टर में सारी कहानियाँ थी, और इससे रिलेटेड आपको चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस देखिए 12.12, 12.13 के क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक्सरसाइजेज में भी क्वेश्चंस हैं कई सारे इन्हीं से रिलेटेड। तो इन सारे क्वेश्चंस को ही आप ट्राई कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे पूछिए, राइट।